हाय गाइस। बुक 2 का मैंने चैप्टर 1 आपको समझा दिया है। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है आपका बिहेवियर थेरेपी के ऊपर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो बिहेवियर थेरेपी है वो वॉटसन ने दी थी। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो जॉन बी वॉटसन को फादर भी कहते हैं बिहेवियरिज्म थेरेपी का, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी होती है, इसका गोल होता है नॉट टू रिड्यूस एंजाइटी बट टू कंडीशन इट टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे अब ये है, मोस्टली आजकल के बच्चों को, जैसे अगर मजाक के लिए कहें तो, कि पेपर की प्रॉब्लम, उनको पेपर की टेंशन नहीं होती, बट उनको ये टेंशन होती है कि यार मैं कुछ पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, इस चीज़ की टेंशन होती है। तो एक तरह से अवर्जन थेरेपी का गोल ये होता है कि वो एंजाइटी को रिड्यूस नहीं करता है, बट जो एंजाइटी है उसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मोड़ के अगले को हेल्प हो, उस डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्टिमुलस। एक कोई भी अगर क्लाइंट है अल्कोहलिक है तो उसके लिए हम स्टिमुलस अल्कोहल यूज कर सकते हैं। और जो ये CS होता है ये होता है कंडीशन स्टिमुलस, और UCS होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस का मतलब होता है कि जो हमने एक्स्ट्रा उनको लगा के दिया है, जिसकी वजह से जो उनका बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो मान लो अगर अगर एकदम सिंपल उसमें बोलूँ तो मान लो कोई एक क्लाइंट है जो बेवड़ा है, और बेवड़े की दारू छुड़ाने के लिए तुमको क्या करना है, जब भी वो दारू पी रहा हो उसको इंजेक्शन लगा दो। तो जब भी वो दारू के पास जाएगा उसको इंजेक्शन की याद आएगी, और वो काफी भयंकर इंजेक्शन होना चाहिए जिससे उसके तोते उड़ जाएं और वो दारू पीना छोड़ देगा, ठीक है। ये काफी आम भाषा में समझाया मैंने, होप आपको समझ आ गया होगा। तो स्टिमुलस हो गया आपका एल्कोहल। अगर क्लाइंट को आप एल्कोहलिक है क्लाइंट, तो नॉक्शियस होता है वॉमिटिंग ड्यू टू इंजेक्शन। अगर आप उसको इंजेक्शन लगाओगे साथ में, जैसे ही वो बॉटल को टच करेगा तो उसको वॉमिट होएगी, और वॉमिट एज उसका पनिशमेंट काम करेगी, ठीक है। और अगर इंजेक्शन नहीं है तो उसके अलावा हम इलेक्ट्रिक शॉक्स यूज कर सकते हैं। कोई वॉमिट किसी और चीज से, कोई दवाई से कर सकते हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिर सोशल डिसअप्रूवल, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जो एज अ अनकंडीशन स्टिमुलस काम कर सकती है किसी भी स्टिमुलस के साथ में जो क्लाइंट नहीं चाहता। जैसे आपके जो नशा मुक्ति केंद्र टाइप होता है ना, उसी चीज का एग्जाम्पल है कि वो कैसे छुड़ाते हैं। उधर तो खैर मतलब ये सब नहीं होता है, वहां पे तो वो उसको बस उस चीज से दूर ही रखते हैं। बट एज अ काउंसलर अगर आप ये थेरेपी यूज करोगे, एवर्जन थेरेपी, उसमें ये होता है, ठीक है। तो इसमें जो इनकी टेक्निक होती है वो क्या होती है, जो आपका नेगेटिव स्टिमुला है उसको, उसके साथ अगर आप बिहेवियर ऐड करते हो तो वो आपका बिहेवियर वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो ये किस किस लिए यूज होती है, जो भी मोस्टली आपके जो अल्कोहल अब्यूज है, जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उन लोगों के लिए, या फिर जो पैराफिलियस, जो चाइल्ड मोलेस्टर्स होते हैं, उन लोगों के लिए भी ये सब चीजें यूज करते हैं मोस्टली। वैसे तो जो भी रेपिस्ट या चाइल्ड मोलेस्टर्स हैं, बहुत कम केसेस में ऐसा होना चाहिए कि उनको बख्श देना चाहिए, क्योंकि मे बी किसी का जो चाइल्डहुड है वो पूरा का पूरा वैसे गया और उसको लगता है कि ये काफी आम बात है। जिन लोगों में सही होने की गुंजाइश है उनको हम ऐसे करके ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज तो सबको काट देना चाहिए। नेक्स्ट इज नेगेटिव। इस थ्योरी का क्या था, जो पनिशमेंट है वो कभी कभी नेगेटिव इफेक्ट भी डाल देती है। जैसे कि अगर यहाँ पे किसी को उल्टी हो रही है, वो कबीर सिंह वाली मूवी थी ना, उसके लिए तो अगर उसको दारू नहीं मिल रही है तो उनको जब उसको वो कर दिया था, मतलब वही जो तलब लगती है, जैसे अगर किसी चीज के तो तलब बहुत ज्यादा लग रही है और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस पनिशमेंट का उस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो अगली बार वो एक बारी में सारी की सारी पेटी खत्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, जो उसी के लिए बुरा होता है, और फिर एज अ थ्योरी ये फेल हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रीटमेंट्स, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग ट्रीटमेंट में जो बिहेवियर होता है वो उसको मॉडिफाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स के साथ में। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट वही हो गई आपकी कि, और आपका कोई छोटा बेटा या बेटी, और आपने उसको बोला कि अगर आप 10 आउट ऑफ 10 लाओगे तो आपको मैं चॉकलेट दूंगी, और वो चॉकलेट के लालच में 10 आउट ऑफ 10 लाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट ये हो जाता है कि अगर 10 में से 10 नहीं आया तो तेरे छितर मारूंगी, वो एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब है जो भी आपका फियर था उसको बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे देते हैं। जैसे कि मान लो अगर किसी को अंधेरे से डर लगता है, क्लाइंट आपके पास आया और वो कह रहा है कि काउंसलर यार मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो एज अ काउंसलर आप ये कर सकते हो कि आप उसको बोलो कि भाई अपने डर का सामना करो, डर के आगे जीत है, और आप उसको एक अंधेरे कमरे में बिठा दो, ठीक है।
और उसके साथ में अंधेरे कमरे में बातें करो कि हाँ आपको कैसा लग रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको ये लग रहा है आपके कोई पीछे है या आसपास है, और ट्रस्ट में यहाँ पे कोई भी नहीं है, और ऐसे आप उसके साथ में सेशंस ले सकते हो। ठीक है। फ्लडिंग का नेगेटिव ये हो जाता है कि जैसे मान लो अगर किसी को डर लग रहा है और उस पर बहुत ज़्यादा ही फोबिया है, तो उसको ये लग सकता है कि हाँ कोई उसके आसपास है, और मे बी अगर आपने उसको अकेला छोड़ा हुआ है तो वो डर डर के उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाए कि अगर वो हार्ट का पेशेंट है तो उसकी हार्ट रेट बढ़ जाए और वो वहीं पे टपक जाए। ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन मॉडलिंग। पार्टिसिपेशन मॉडलिंग का मतलब है कि जो भी मान लो आपका जो भी डर है, तो आप एक फियरलेस मॉडल को अगर उसके सामने रखोगे तो वो उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके वैसा बनने की कोशिश करेगा। जैसे कि बचपन में हम सारे के सारे वो देखते थे ही मैन, तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम भी सारे के सारे हीमन बनने की कोशिश करते हैं, अपने पीछे स्केल या झाड़ू रख के उसकी तलवार को बना के, मतलब ऐसे ही जैसे छोटे बच्चे किसी का भी बिहेवियर देख के उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही अगर आपके आगे कोई ऐसा क्लाइंट आया है जो डरा हुआ है, तो आप उसके आगे एक ब्रेव पर्सन की तरह काम कर सकते हो, या फिर उसको ऐसी मूवीज दिखा सकते हो जो नहीं डरता, या फिर जैसे घोस्ट बस्टर्स टाइप मूवी होती हैं जो कॉमेडी मूवीज होती हैं, उनको यूज कर सकते हो उसका डर खत्म करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज असर्टिवनेस ट्रेनिंग। इसका मतलब है विदाउट फियर एंजाइटी कन्फ्रंट ऑनेस्टली टू स्टैंड फॉर हर सेल्फ। अगर कोई डरा हुआ है बहुत ज़्यादा और आपने उसके साथ में टेक्निक यूज़ करी, तो उसके बाद में उनको ये बताओ कि एज सच आपका जो फियर है वो सिर्फ आपके माइंड में है, अनकॉन्शियस में है, और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आप कॉन्शियसली अपने लिए रैशनल डिसीजंस लो ताकि ये आपके लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लेके आए। ठीक है। दो सिचुएशंस होती हैं, सेटिंग लिमिट्स ऑन पुशी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, और या फिर काउंटरिंग अ सेल पिच, रिटर्निंग डिफेक्टिव मटेरियल। जो आपकी एजर्टिवनेस ट्रेनिंग है, ये उन लोगों के लिए होती है मोस्टली, जैसे अगर जो बहुत शाय या इंट्रोवर्ट होते हैं और जो लोग ना नहीं कह पाते हैं, तो इसमें इन्होंने इस बुक में दो एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कि अगर कोई जो बहुत पुशी या वैसे रिलेटिव्स होते हैं कि हर बार आके पूछते हैं कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, इसके तो इतने, अच्छा तुम्हारे इतने हैं, अच्छा कोई नहीं। या फिर जो दोस्त है कि भाई 100 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे, कल लौटा दूंगा, पक्का लौटा दूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपना स्टैंड लेना आपको आना चाहिए, और उनको रैशनली आपको बताना चाहिए कि भाई पहले के वापस कर तभी दूंगा, और रिलेटिव्स को कि हाँ मेरे इतने आए हैं और मुझे पता है कि मैं कवर कर लूंगा, या फिर मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, आपको उससे क्या। ठीक है। सेकंड इज काउंटरिंग अ स्केल पेज, रिटर्निंग डिफेक्टिव मटेरियल। इसका मतलब है कि अगर कभी भी एज अ बॉय या गर्ल या मतलब कोई भी आपके पास में कोई सामान ऐसा आ गया कि जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, या फिर वो डिफेक्टिव था बट आप काफ़ी इंट्रोवर्ट हो और आप बोलते छोटे से काम चला लेंगे, तो आपको वहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, क्योंकि आपने उस चीज़ की फुली पेमेंट दी है। तो आपको ये बोलना आना चाहिए कि भैया इसको चेंज कर दो, ये ख़राब है या फिर ये डिफेक्टिव है, और मुझे नया पीस चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं बोल पाते हो तो आपको असर्टिवनेस ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है। फिफ्थ इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ये मोस्टली जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या फिर स्किज़ोफ्रेनिया होते हैं उनको ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इसमें आप लोगों से बात करने में आपको प्रॉब्लम होती है, या फिर आपका जो कम्युनिकेशन है वो एकदम फुस हो जाता है, तो इसलिए आपको सोशल स्किल्स ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ये पक्का ही आएगी यार, मतलब CBT इम्पॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये बनी है दो थ्योरीज से, कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी से। एल्बर्ट एलिस ने इसमें सबसे पहले रैशनल इमोटिव थेरेपी निकाली थी। अगर पेपर में RET लिखा है तो घबराना मत कि ये क्या बला है। RET रैशनल इमोटिव थेरेपी की उन्होंने शॉर्ट फॉर्म लिख रखी होती है, मतलब सेंसलेस है शॉर्ट फॉर्म लिखना, पर फिर भी बस की वही मजे लेने हैं इसीलिए। और अगर CBT लिखा हो तब भी मत घबराना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की फुल फॉर्म है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। एल्बर्ट एलिस के बाद में एरॉन बैक ने निकाली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, ये एक तरह से इसकी हिस्ट्री है कि इसमें इसमें पहले किसने काम करा था। और जो आरॉन बैक थे उन्होंने फोकस करा था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेटेड बिहेवियर में। ठीक है। 3 फंडामेंटल प्रोपोजिशंस उन्होंने निकाले थे। कॉग्निटिव एक्टिविटी अफेक्ट्स बिहेवियर,
Cognitive activity may be altered and monitored. Desired behavior change may be effective through cognitive changes. ठीक है, तो इसमें जो भी आपका बिहेवियर और आपका कॉग्निशन है वो दोनों इंटर रिलेटेड है. पहले ये कह रहा है कि जो भी आपका दिमाग है उससे आपके बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है. दूसरा ये कह रहा है कि जो आपका बिहेवियर है उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर आप जैसा सोचते हो उससे. तीसरा ये कह रहा है जो भी आपका डिजायर्ड बिहेवियर है हम उसको लेके आ सकते हैं बाहर कॉग्निशन चेंज से. ठीक है, जो ये सीबीटी अप्रोच है ये डिप्रेशन, जो लोग होता है डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनके लिए फायदेमंद होती है. अब यहाँ पे हम करते हैं एबीसीडी. ये एबीसी मॉडल ऑफ सीबीटी है. एबीसी की फुल फॉर्म है एक्टिवेटिंग इवेंट, बी बिलीव, सी कॉन्सिक्वेंसेस. इसका मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब है कि आप कोई भी सिचुएशन को ट्रिगर करोगे और उस सिचुएशन में जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो भी आपके बिलीव्स हैं, उसी के बेस पे आप बिहेव करोगे और उसी के बेस पे आपके कॉन्सिक्वेंसेस बाहर आएंगे. ठीक है, एबीसी का मतलब एक तरह से वो ये कि आपने मान लो सिचुएशन है कि आपने अपने सामने कुत्ता देखा और पिछली बारी जब आप छोटे थे तो आपने कुत्ते को पत्थर मारा था और कुत्ते ने आपके पैर पे काट लिया था. तो आपके सामने वही सिचुएशन दोबारा से ट्रिगर होगी और क्योंकि आपने पिछली बारी ऐसा करा था तो आप इस बारी नहीं करोगे और उसकी वजह से आपका जो कॉन्सिक्वेंस है आप उसके हिसाब से बिहेव करोगे. तो इसलिए फिर इस बारी कुत्ता आपके पैर पे नहीं काटेगा. ठीक है, एम ऑफ टेक्निक होता है फोकस ऑन कॉजेज दैट डेवलप इरेशनल बिलीफ. टेक्निक का एम ये होता है कि जो भी ऐसे इरेशनल बिलीव्स होते हैं, जो भी अनकॉन्शियस में आपके उल्ट सुलट की बातें चल रही होती हैं, उनके कॉज के पीछे जाना. और जब आप एक बारी कॉज का पता लगा लोगे तो आप उसके लिए गोल्स सेट कर पाओगे कि इस वजह से प्रॉब्लम है आपको, तो आपको ये करना है. ठीक है, ये इसका कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल है. इवेंट्स की वजह से आपका जो दिमाग है उस पर इफेक्ट आया और जैसा आपके दिमाग पे इफेक्ट आया उसकी वजह से आपने जो बिहेवियर है उसको चेंज करा. ठीक है, बिहेवियर की वजह से फिर से सिचुएशन है, सिचुएशन की वजह से आपके दिमाग में बात गई. ठीक है, और बिहेव यहीं पे जो कॉग्निटिव आपका दिमाग है उसकी वजह से जो आपका इमोशन उन पर फिर से इफेक्ट आया और इमोशंस की वजह से जो आपकी बिहेवियर है उस पर इफेक्ट आया. बिहेवियर की वजह से जो आपकी सिचुएशन है फिर से चेंज हो गई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है. नेक्स्ट इज सीबीटी. क्या क्या करता है सीबीटी? हेल्प्स टू फोकस ऑन करंट प्रॉब्लम और हेल्प्स द क्लाइंट टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न्स, इनएक्यूरेट बिलीव्स एंड चेंज देम टू पॉजिटिव वेज. जो भी आप नेगेटिव सोचते हो या फिर जो भी आपके बिलीव्स हैं जिन पे आपको लगता है कि मतलब आपके जो अनरियलिस्टिक बिलीव्स हैं उनको सीबीटी की मदद से जो काउंसलर है वो चेंज करने की कोशिश करता है. अप्रोचेस टू सीबीटी. ये 5 अप्रोचेस थी सीबीटी में. रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल बिहेवियर थेरेपी, रैशनल लिविंग थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी. ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस मतलब एग्जाम्पल दिया था. गोल्स ऑफ सीबीटी. अगर आपको मेरे बोलते बोलते प्रॉब्लम होती है लिखने में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. गोल्स ऑफ सीबीटी है, पहला है चैलेंज थॉट्स बाय आइडेंटिफाइंग कॉग्निटिव ट्रैप्स. ये भाई सेम बात लिखी हुई है कि कैसे कैसे आपको उसको टैकल करना है. सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करोगे उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद पेशेंट को हेल्प करोगे ढूंढने में जो भी लेस थ्रेटनिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं. उसके बाद में आप टेस्ट करोगे ऑल्टरनेटिव्स को. उसके बाद में उसको आपकी कोशिश ये रहेगी कि जो क्लाइंट है उसको आप फ्रीडम के साथ में छोड़ पाओ उसके इमोशन और बिहेवियर के दम पे. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 घंटे आप क्लाइंट आपकी मदद के बिना कुछ कर नहीं पा रहा है. आपको उसको इंडिपेंडेंट बनाना होगा. उसके बाद लास्टिंग चेंज आपको उसके लिए क्रिएट करना होगा. ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब तक आप उसके साथ हो तभी तक वो ठीक था, उसके बाद वो फिर से ख़राब हो गया. और उसके बाद में आपको क्लाइंट को सेल्फ हेल्प टेक्निक्स बतानी होंगी जिससे वो अपने आप को हेल्प कर सके. ठीक है, ये सीबीटी के गोल होते हैं. प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीटी. ये ब्रीफ होती है और टाइम लिमिट मोस्टली जो सेशन होता है बेकार का होता है. स्ट्रक्चर्ड होती है, डायरेक्टिव होती है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल पे बेस्ड है. क्लाइंट्स को हम गाइड करते हैं नए तरीके से सोचने के लिए. एजुकेशनल मॉडल पे बेस्ड है. कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन सीबीटी एंड क्लाइंट सीकिंग ट्रीटमेंट टुगेदर टू अंडरस्टैंड पर्सनस डिफिकल्टी. और यूजेस बिटवीन सेशन प्रैक्टिस
न्यू बिहेवियर जो भी आपका होता है उसको टेस्ट करते हैं, और प्रेजेंट पे फोकस करती है ये। लेवल ऑफ कॉग्निशन, फुल कॉन्शियसनेस जब होती है आपकी, तब आप रैशनल डिसीजंस ले पाते हो। जो आपके ऑटोमेटिक थॉट्स हैं वो आपके एवरीडे थिंकिंग पे होते हैं, और जो आपके स्कीमाज होते हैं ये आपके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। लास्ट इज टेक्निक्स यूज इन CBT। इसमें 8 टेक्निक्स हैं। इसका पहली 4 का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा स्वैग, पर उसके बाद का नहीं पता। सिस्टमैटिक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है आप उसको स्मॉल रिवार्ड्स दो, जो भी उसका बिहेवियर है उस तरफ मोड़ने के लिए। राइटिंग डायरी, क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप उसको एक डायरी मेंटेन करो जिसको आप बाद में एनालाइज कर सकते हो। एवर्सिव कंडीशनिंग मतलब कि उसको अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ में एक्सपोज करना टू हैव अ पर्टिकुलर बिहेवियर। गाइडेड डिस्कवरी, उसको अवेयर कराना कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे थे और आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। कॉग्निटिव रिहर्सल्स, रिकॉलिंग प्रॉब्लम फ्रॉम पास्ट, उसके साथ आप उसको काम कर सकते हो। वैलिडिटी टेस्टिंग, जो भी आपकी डिजीज है। वैलिडिटी टेस्टिंग ये होता है कि मान लो जो भी आपका क्लाइंट का डिसऑर्डर या डिजीज है, और वो उसको आप उसको ये बोलते हो कि इसके बारे में मुझे एविडेंस दो। कि मतलब जैसे कि अगर कोई बोलता है कि कोई किसी को भूतों से बहुत ज़्यादा फोबिया है, तो और बोलते हैं कि मुझे भूत दिखाई देते हैं, तो एज ए काउंसलर आप उसको ये बोलो कि अच्छा आप मुझे एविडेंस दो कि आपको कब कब ऐसा लगा है। और उसके बाद आप उनको काउंटर क्वेश्चन कर सकते हो कि जो भी आपको लगता है कि आपको पक्का पता है कि वो थे, या फिर पक्का पता है कि आपने उनको देखा ये वो। और यहीं पे अगर कहीं ना कहीं अगर जो क्लाइंट है, एज ए काउंसलर आपको इसको ये बताना होगा कि जो भी आपके बिलीव्स हैं वो फॉल्टी है नेचर में, और आपको उनको एक्सपोज करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। या फिर जैसे कि कोई भी मोस्टली इसमें ऐसे बोलते हैं कि मुझे किसी के अगर किसी की क्लोज वन की डेथ हो रखी है और वो अगर ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे उनको बताने की कोशिश कर सकते हो कि जो भी ये सब है ये आपकी फीलिंग्स और थॉट्स वगैरह हैं, ये सब सच नहीं है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो, ठीक है। 7th इज मॉडलिंग, जो भी काउंसलर है एज अ रोल मॉडल वो उसके लिए काम कर सकता है क्लाइंट के लिए। और लास्ट इज होमवर्क, आप उनको असाइनमेंट्स दे सकते हो जिसमें आप उनको ये बोल सकते हो कि कैसे आप अपने ऊपर काम करो, उसके बारे में उसको होमवर्क दे सकते हो, ठीक है। 2nd चैप्टर भी आपका खत्म।